हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे और वह भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल। तो देखिए, इसको समझने से पहले सब कालखंड को, प्रवृत्तियों को, प्रमुख कवियों को हमको समझना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो कालखंड है, उस कालखंड को हम विभिन्न भागों में बांटा है। आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इनमें हमने बांट दिया है। उसके बाद जो 1843 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है, उसको हमने विशेष तौर से देखा जाए तो 1843 के बाद का जो समय है वो आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। आधुनिक काल में भी भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में जाना गया है। लेकिन आज हमें सबसे पहले भारतेंदु काल को समझना है। तो देखिए, भारतेंदु काल जिसका समय, ध्यान दीजिए, हमारा जो आधुनिक काल है, ये मैं पहले के वीडियो में अच्छे प्रकार से बता चुका हूं, इसलिए बार बार रिपीट करना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। 1843 से आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। इसको हम 1900 संवत्सर कह सकते हैं। कुछ विद्वान 1850 या कुछ विद्वान 1857 से प्रारंभ मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो 1843 से हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। तो जो सबसे पहला कालखंड आता है आधुनिक काल का, जो प्रथम चरण है, यानी रीतिकाल से हिंदी आधुनिक काल में आती है, तो किस चरण के रूप में आती है, किस कालखंड के रूप में आती है, वो हमारा है भारतेंदु काल। इसकी समय सीमा क्या है? 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है, ध्यान देना, मैं बात ईस्वी की कर रहा हूं। ईस्वी और संवत में 57 साल का अंतर होता है। तो 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है, उस कालखंड को भारतेंदु काल कहा गया। अब चूंकि पहले परंपरा साहित्य में अलग थी, आधुनिक काल के आते आते परंपराएं अलग हो रही हैं, तो इस काल में एक नई जागृति सी आई, एक साहित्य को जागरण के रूप में जाना गया, इसलिए इसको पुनः जागरण काल भी कहा गया। पुनः जागरण काल। और उसका नामकरण किसके आधार पर हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। क्यों हुआ है? क्योंकि आधुनिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार थे वो हमारे भारतेंदु जी थे। उन्होंने न केवल पद्य साहित्य में सृजन किया, बल्कि गद्य में भी, नाटकों के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए इस काल खंड का नाम ही भारतेंदु काल दिया गया। और नई प्रवृत्ति, नए जागरण के कारण, नई विषय वस्तु के कारण इस युग को पुनः जागरण काल भी कहा गया। ये इसकी संक्षिप्त परिचय है। अब आगे हम इसको अध्ययन करेंगे। तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति, इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में अगर हम समझें, प्रमुख प्रवृत्ति की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही थी? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज कैसा है वो साहित्य परिलक्षित हो जाता है।
और ये तो होता ही है, लेकिन वो एक आदर्श समाज की कल्पना करता है। समाज क्या है वो तो साहित्य दिखा रहा है, ये तो हमें और भी दिख जाता है, लेकिन साहित्य के साथ साथ समाज को कैसा होना चाहिए ये साहित्य का दृष्टिकोण भी होता है, और वो यहाँ नजर आता है, प्रवृत्ति के रूप में नजर आता है। तो इस युग की जो रचनाकार थे, उन सभी रचनाकारों ने इस युग में किन किन प्रवृत्तियों को, किन किन परिस्थितियों को आधार बनाकर अपने साहित्य के विषय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में, काव्यधारा के रूप में प्रस्तुत किया है, उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रवृत्ति थी किसकी, 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो साहित्य का सृजन किया गया था, उन साहित्य सृजन में अधिकांश कवियों के साहित्य का विषय क्या रहा था। प्रवृत्ति से तात्पर्य क्या है कि कवियों की आदत क्या रही थी, रचना करने की प्रवृत्ति किस प्रकार की थी, उसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जो अधिकांश साहित्य में पाई गई है, या अधिकांश कवियों ने इसका उल्लेख किया गया है, या उसका प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति नजर आती है वो आती है राष्ट्रीयता की भावना। सबसे पहली प्रवृत्ति क्या नजर आती है, राष्ट्रीयता की भावना। अब इसको मैं संक्षिप्त में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, समझना है कि राष्ट्रीयता क्या होती है। आज हमारा भारत है, बेशक बहुत बड़ा देश है, बहुत आज विश्व 700 नंबर का भारत देश है। हो सकता है हम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, हमें हमारा देश बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तरह तरह के कुचक्र हमारे माध्यम से हो जाते हैं, देश के माध्यम से अपने देश के प्रति भावना रखती है। लेकिन इस देश को इस रूप में देने के लिए कवियों ने, समाज के लोगों ने, साहित्यकारों ने क्या क्या भावनाएं प्रस्तुत की है, ये उनकी भावना से नजर आता है। आज हमें जो हमारा देश जिस प्रकार से नजर आ रहा है वो केवल चंद वर्षों का परिणाम नहीं, सैकड़ों वर्षों का परिणाम है, सैकड़ों वर्षों की भावनाओं का परिणाम है। वो परिणित होते होते किस रूप में परिणित हुई है वो आज नजर आती है। तो देखिए कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो कवियों ने किस प्रकार से पेश की है, इसको हम समझें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या अन्य प्रकार के कोई भी कवि हो, उन सभी कवियों ने अपने साहित्य में कविताओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से लोगों को देश से जोड़ने की चेष्टा की है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भावनाएं अच्छी बतलाई है, उनसे जुड़े रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, उनसे जुड़ने के लिए क्या किया है, लोगों को प्रेरित किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए, राधा चरण गोस्वामी जी हुए, बद्रीनारायण चौधरी दयानंद जी हुए, इन सभी कवियों ने मिलकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के प्रयास किया है और लोगों को प्रेरित किया किस प्रकार से लोग एक रहे। जैसे कि राधा चरण गोस्वामी की कविता है, हमारा उत्तम भारत देश। हमारा उत्तम भारत देश, इस कविता के माध्यम से लोगों को ये प्रेरणा दी कि दुनिया में सबसे अच्छा देश है तो भारत है। जननी जन्मभूमि गरिया से स्वगतपि, इसका उल्लेख प्राचीन काल से होता रहा है कि जननी यानी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मातृभूमि की विशेषता का वर्णन किया है और अपनी मातृभूमि को और माँ को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना है। वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में प्रस्तुत किया है कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। तो राधाचरण गोस्वामी जी ने क्या किया है, रचना प्रस्तुत की है, हमारा उत्तम भारत देश। इस कविता में उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, देश प्रेम
आदि का वर्णन किया है। राधा कृष्ण दास भी कवि हुए, और कोई राधा कृष्ण दास जान लीजिए। इन्होंने भारत 12 मास क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 12 महीने होते हैं, हमारे 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में जैसे अंग्रेजी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, अगहन, पौष, माह, फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। तो उन 12 महीनों का उन्होंने बड़े बखूबी से वर्णन किया है। इसमें ऐसे कोई सा देश नहीं है जहां तीनों ऋतु है, तीनों मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम नहीं आता है। कहीं पूर्व उत्तरी क्षेत्रों में जाओगे तो हमेशा ठंड रहेगी, मध्य में जाओगे तो हमेशा गर्मी पड़ती रहेगी। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सर्दी भी हिसाब से आती है, गर्मी भी हिसाब से आती है, समय पर सब्जी आती रहती है। तो ये उन्होंने भारत 12 मासा कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, वो भी हमारे हिंदी कवि हुए, और उन्होंने भी भारत के बारे में कहा कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन उपजावती। चौधरी जी ने क्या कहा है? उन्होंने भारत की भूमि को धन्य बतलाया है कि भारत की भूमि धन्य है, जो सारे के सारे रत्नों का उत्पन्न करती है, सारे रत्नों का यहाँ पैदा किया जाता है। ऐसे हमारी भारत माता की धन, भारत माता है, वो भारत भूमि है। तो ऐसे विशेषताओं के माध्यम से, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, लोग भारत की भूमि को, भारत को, राष्ट्र को हीन आंक रहे थे, कमजोर मान रहे थे। तो उनको बताया कि हमारा देश कमजोर नहीं है, बल्कि विश्व में श्रेष्ठ है। विश्व जो इंग्लैंड है, यूरोपीय देश है, वो आगे नहीं है, वो हमसे श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसी कविताओं के माध्यम से, ऐसी भावनाओं के माध्यम से भारतीय हिंदियों की कवियों ने राष्ट्रता की भावना को प्रस्तुत किया है। तो देखिए, राष्ट्रता कवि अपने संक्षिप्त शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देता है। कवि अपने संक्षिप्त शब्दों में बहुत बड़ी बात कहता है। वो किसी भी प्रकार से ये जताना चाहता है, या इस युग के कवियों ने किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से ये प्रस्तुत किया है कि भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी प्रवृत्ति क्या रही थी हमारी राष्ट्रता की भावना। दूसरी थी सामाजिक समस्याओं को चलना। भारतीय हिंदू काल के जो कवि हुए, क्योंकि ये हमने पहले अभी अध्ययन किया है कि कोई भी कवि हो समाज से दूर रहकर साहित्य का सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, उसी प्रकार से साहित्य उसका प्रतिबिंब उभारता है और दर्पण भी है। तो सामाजिक जो समस्याएं थी, क्योंकि रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल के कवियों ने सामाजिक समस्याओं को उपेक्षित कर दिया था। समाज के प्रति उनका ध्यान नहीं था, कर्तव्य नहीं था, उनका ध्यान केवल श्रृंगार रस में रहा था। लेकिन भारतीय हिंदू काल में आते आते उन कवियों ने जो साहित्य का वर्णन करते थे, समाज में का जो उल्लेख किया करते थे, तो उन्होंने उन्हें सामाजिक समस्याओं के प्रति अपना ध्यान दिया और सामाजिक समस्याओं को अपने साहित्य के रूप उन्हें, और उस समय क्योंकि कभी जो समस्या होती है सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करता है, लेकिन जो तत्कालीन समस्या होती है उसको विशेष तौर से प्रस्तुत करता है। और उस समय धन निष्कासन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अंग्रेज भारत में व्यापार करते, लाभ कमाते और सारा का सारा धन बाहर लेकर चले जाते। भारत जैसा सोने की चिड़िया वाला देश
गरीब हो रहा था। यहाँ हर तरह से चारों ओर संपन्नता थी, यहाँ हमारी हरी भरी भूमि थी, सारी फसलें यहाँ हुआ करती थी। ऐसे भारत देश में लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे थे। उस भूख से पीड़ित होकर जनता किस प्रकार से दुखी थी, इसका कवियों ने साहित्य में उल्लेख किया है और उन्होंने सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण किया। अच्छा, ये तो केवल धन निष्कासन की समस्या थी। धन निष्कासन की समस्या, जाति प्रथा, छुआछूत, रोजगार, भुखमरी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो तत्कालीन समय में धन निष्कासन की समस्या थी, जो महत्वपूर्ण थी। विदेशों को भारत का इंग्लैंड में जा रहा था, बाल विवाह में हो रहे थे, बालक विवाह होने से बीमारी के कारण और संघर्ष के कारण छोटे छोटे बच्चे विधवा हो रही थी। ऐसी समस्याओं को जाति प्रथा है, छुआछूत है, रोजगार समस्या है, भुखमरी है, अकाल है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को इन कवियों ने अपने नाटकों के माध्यम से, साहित्य के रूप में, कविताओं के रूप में, जिस प्रकार जैसा भी संभव हुआ सभी कवियों ने प्रस्तुत किए। धन निष्कासन के बारे में कहा था कि रूप हम सब मिलके आओ भाई, हाँ हाँ भारत दशा देखी, भारत दुर्दशा देखी न जाएगी। और भारतेंदु हरिचंद जी ने तो नाटक भी इस पर लिखे थे। इस प्रकार पहली राष्ट्रीयता समस्या, राष्ट्रीयता का चित्रण, दूसरे है सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया। अब तीसरे हम देखते हैं तो उसमें क्या है, प्रकृति चित्रण, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रमुख प्रवृत्तियां किस युग की, भारतेंदु काल की, है ना। भारतेंदु काल की, जिसकी समय सीमा क्या है, 1843 से 1900 ईस्वी तक। ध्यान रखना, इस समय साहित्य की प्रवृत्ति क्या रही थी, उस चीज को हमको समझना है। तो राष्ट्रीयता की भावना, उसका चित्रण साहित्य में विशेष तौर से किया गया था, सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया था। उसके बाद आता है श्रृंगारिकता। इस युग की कवियों ने, क्योंकि रीतिकाल से परिवर्तित होते आए थे, रीतिकाल में आधुनिक काल के भारतेंदु जी में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। तो वो जो प्रवृत्ति थी, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति होती है, कोई भी आदत होती है, वो तुरंत तो छूट नहीं जाती है, उसको छूटने में बहुत लंबा समय लगता है। तो वो जो रीतिकाल की प्रवृत्ति थी श्रृंगारिकता, उसका भी भारतेंदु युग के कवियों ने विशेष तौर से वर्णन किया था। हालांकि राष्ट्रीयता की भावना उसमें जोड़ दी गई थी, समस्याओं को उसमें ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था, अन्य विषय को वर्णन करना, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है तीनों खास तौर से दिखते हैं, ये रीतिकाल के अवशेष के रूप में विद्यमान थी। जैसे श्रृंगारिकता का चित्रण, नारी सौंदर्यता का चित्रण किया गया था। जैसे पंक्ति आती, सुता अजोन गई तन की ज्योति बटोरने लगी, तो ऐसी पंक्तियां, ऐसी भावनाएं गई रीतिकाल के बाद आधुनिक काल में भारतीय काल तक चलते रही थी। दूसरे आते हैं प्रकृति का चित्रण।
इस युग में भी प्रकृति का वर्णन खूब किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, भारत मासा है, या फिर अन्य कविताएं हैं, अन्य प्रकार की रचनाएं हैं, उन सभी में प्रकृति का चित्रण किया गया था। प्रकृति को भी पर्याप्त स्थान दिया गया था। प्रकृति के अध्ययन के बिना, प्रकृति के चित्रण के बिना साहित्य अधूरा माना जाता था। इसलिए प्रकृति का चित्रण भी भारतेंदु काल में पर्याप्त हुआ है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाई, ऐसी पंक्ति बहुत सारी मिल जाएगी। उसके बाद आता है ब्रज भाषा का प्रयोग। 5वीं नंबर विशेषता क्या है? ब्रज भाषा का प्रयोग। तो आधुनिक काल के भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रयोग जिस प्रकार रीतिकाल में हो रहा था, हालांकि भाषा में गद्यात्मकता आ गई थी, लेकिन जिस प्रकार से रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, उसी युग में ब्रज भाषा का भी प्रयोग हो रहा था। इसमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि खड़ी बोली के बारे में कुछ विद्वान कर्म कर रहे थे, भाषा में सुधार भी चल रहा था, सुधारने का प्रयास भी हो रहा था, लेकिन भाषा के रूप में वही ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, श्रृंगारिकता की भावना है, प्रकृति चित्रण है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। ये भारतेंदु काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां थी। इनको मैंने संक्षिप्त रूप में आपको परिचय समझाया है। इनके बारे में कोई खास डिटेल्स नहीं बताई है, लेकिन ये बिंदु है, मुख्य बिंदु है। इनके आधार पर आप ये निर्णय कर सकते हैं, इनके आधार पर आप ये निर्णय कर सकते हैं कि किस प्रकार से भारतेंदु काल रहा है, भारतेंदु काल का विकास किस प्रकार से रहा है, साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही थी। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।